हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही जगह पर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। ये पॉलिटी मास्टर क्लासेस का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन लेक्चर है, जिसमें हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपको क्या करना है कि मैं एक बार दोबारा से ये बात बता दे रहा हूँ कि आपको करना ये है कि आपको पहले मेरा लेक्चर देखना है। फाउंडेशन बैच के थ्रू मैं कंटिन्यूएशन में जो है वो लेक्चर्स डाल रहा हूँ। हर वीक जो है वो करीब करीब 3 से 4 लेक्चर्स को मैं अपडेट कर ही दे रहा हूँ। I'm ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द जो है वो क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की कवर करूँ। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं लेक्चर्स को आप अपडेट करता जाऊं वैसे वैसे आप तक लेक्चर पहुंच जाए और आपको जल्द से जल्द उन लेक्चर्स का एक्सेस मिले। एकदम मैं 3 पिलर्स पे काम कर रहा हूँ। अवेलेबिलिटी, ताकि सभी कोर्सेज को, पूरे पॉलिटिकल साइंस के सभी कोर्सेज को जल्द से जल्द अवेलेबल कराया जाए। अवेलेबिलिटी हो गया। दूसरा हो गया मेरा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और एक एक्सेसिबिलिटी, आजकल इंटरनेट का एक्सेस जो है वो काफी हद तक बहुत बढ़ चुका है, तो इसीलिए ताकि आप इन सभी लेक्चर्स को, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एग्जाम, बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको एक्सेस कर पाए। तो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आर माई 3 पिलर्स। तो मैं इसी पर काम कर रहा हूँ इसमें, तो आप लोग प्लीज बने रहे मेरे साथ। जो भी फीडबैक होता है प्लीज आप जो है वो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, डॉक्स की एक फॉर्म है, तो आप उस फॉर्म लिंक को भी प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे कुछ क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, फीडबैक है, कुछ भी है, आप उसमें जो है वो डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, ऐसा है कि एक ओवरव्यू लेते हैं सोशल डाइवर्सिटी का। तो देखो, कोई भी देश हो गया, ठीक है, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं। पहले देखो ऐसा होता था कि एंशियंट टाइम पर बहुत छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। उस टाइम पर महाजनपदास भी बहुत छोटी जगह हुआ करती थी, और दो वहां पर भी डाइवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है। बहुत बहुत रेयर ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं जहां पर डाइवर्सिटी नहीं है, जहां पर एक ही पर्टिकुलर रेस, एथनिसिटी या फिर रिलीजन, लैंग्वेज के लोग जो है रह रहे हैं। अदरवाइज जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा की तरफ जो है वो डेवलप करते गए, वैसे वैसे सोसाइटी में डिविजन्स आने लगे। डिविजन्स मींस डाइवर्सिटी, वैसे वैसे सोसाइटी में जो है वो डाइवर्सिटीज आने लगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, क्योंकि हम भी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, तो हम डेमोक्रेसी की दो बात करेंगे। तो ऐसा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में देयर इज वन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि डेमोक्रेसी का ये फाउंडेशनल पिलर है कि आपके देश में चाहे जितने मर्जी डाइवर्सिटीज होंगी, चाहे जितने मर्जी जो है वो डिविजन्स होंगे, चाहे जितने अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, ठीक है, कलर डाइवर्सिटी, ठीक है, चाहे जितनी भी डाइवर्सिटीज होंगी, सबको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का मौका दिया जाए। किसी की भी वॉइस को जो है वो दबाया नहीं जाए। अगर कोई अपनी बात को बोल रहे हैं तो उनको उस बात को सामने रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो, डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशनल पिलर ही ये है कि डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन डाइवर्सिटी एंड एनकरेजेस, मतलब सपोर्ट किया जाता है और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेमोक्रेसी में, अलग अलग सोशल डाइवर्स ग्रुप्स को, कि आइए और आप अपनी जो बात है उसको बताइए, आप अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को रखिए सामने गवर्नमेंट के, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट विल वर्क ऑन इट। आ रही है बात समझ में? प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेसेस दे दी जाती हैं, कई बार रामलीला मैदान, ठीक है, रामलीला तो साल में एक बार, लेकिन अदरवाइज तो वो पूरा सेंटर है, एपी सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द मासेस। आए दिन जो है वहां पर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, तो प्रोटेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। आजकल जो है वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो इंटरनेट से भी हो रहे हैं, मीडिया से भी हो रहा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है इट थ्राइव्स, मतलब डेमोक्रेसी प्रॉस्पर ही होती है इस बुनियाद पर, इस बेसिस पर, कि वहां पर जो रहने वाले डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनको अपनी बातों को सामने रखने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इन इंडिया सोशल डिविजन डज नॉट नेसेसरीली थ्रेटन्स डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर जो डिविजन्स है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं एक बात, लोग ये मानते हैं कि ज्यादा डिविजन्स होने की वजह से जो है वो देश की यूनिटी पर थ्रेट आता है। बट मैं ये मानता हूं, और आपकी इवन किताब भी ये मानती है, और बाकी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि भाई इंडिया के केस में, जो इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है,
उस डाइवर्सिटी ने एक्चुअली इंडिया की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को और स्ट्रेंथन किया है और मजबूत किया है। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट किया इंडिया के लिए, इंडिया की गवर्नेंस के लिए, जहां पर हमने सबको आवाज उठाने का मौका दिया, जहां पर हमने किसी की आवाज को नहीं दबाया। आवाज नहीं दबने से क्या होता है, उनके मन के अंदर अपने देश के प्रति जो फीलिंग, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स होते हैं, वो और स्ट्रांग होते हैं। आ रही है ना बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली जो सोशल डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी इंडिया में है, वो इंडिया के लिए बल्कि एक स्ट्रेंथ है, ना कि एक कमजोरी। ठीक है? सो दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन। इंडिया में जो हर कम्युनिटी है, हर सोशल ग्रुप है, सबको अपनी अपनी बराबर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स अपनी अपनी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में उनको रिप्रेजेंटेशन रखने का मौका दिया गया है। ठीक है? तो उससे क्या हुआ है, उनकी और डेवलपमेंट हुआ है उनका, और सभी ग्रुप के जो है वो साथ में, सभी ग्रुप के अंदर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स ग्रो हुए हैं। ठीक है? ओवरव्यू ले लेते हैं इंडिया के अंदर किन तीन पैरामीटर्स पे मेजर डिफरेंसेस हैं, और या फिर हम ये कहेंगे कि मेजर डिफरेंसेस और भी पैरामीटर्स पे हो सकते हैं, बट इस चैप्टर में कौन से तीन पैरामीटर्स वाले डिफरेंसेस को हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। So the first difference that we are going to discuss is the gender based difference। ठीक है? तो जेंडर बेस्ड में मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक तो बायोलॉजिकल सेक्स होता है और एक जेंडर होता है। ठीक है? क्या दोनों में डिफरेंस है, विल डिस्कस। दूसरा है रिलीजियस बेस्ड डिफरेंसेस। ठीक है? जो रिलीजन है, एक मेजोरिटी रिलीजन, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉलो करती है रिलीजन, तो उनमें कैसे क्लैश होते हैं, कैसे दैट राइजेस, दैट गिव्स राइज टू कम्युनलिज्म, और कैसे कम्युनलिज्म इज अ थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, एंड हाउ कैन बी टैकल विद कम्युनलिज्म। ठीक है? फिर हम बात करेंगे कुछ कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस की। कास्ट के पहले हम देखेंगे क्या फीचर्स हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनसे डिफरेंसेस जो है वो कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इंटर्न पॉलिटिक्स फिर कैसे जो है वो कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ईच ऑफ दीज सोशल डिफरेंसेस कैन लीड टू इनइक्वालिटी। देखो ऐसा होता है कि क्योंकि डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंसेस से क्या हो जाए, इनइक्वालिटी पैदा हो। ठीक है? दिस इज पॉसिबल। ठीक है? कि डिफरेंसेस की वजह से इनइक्वालिटी आ सकती है, बट दे ऑल्सो फाइंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन अगर आपका देश जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइवेट और पब्लिक दोनों लाइफ में जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका देश डेमोक्रेटिक है, बट आप अपने अंदर से जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, सेक्युलर प्रिंसिपल्स को जो है सामने नहीं लाते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू आवर यूनिटी। ठीक है? तो दोनों में फॉलो करना जरूरी है। तो डेमोक्रेसी में तो ये कम से कम इंश्योर किया जाता है कि सबको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिले। द की क्वेश्चन एड्रेस इन द डिस्कशन इंक्लूड्स, हम आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं उसमें कुछ की क्वेश्चन है, तीन मेजर, कि हाउ दीज डिविजन्स मैनिफेस्ट इन इंडियन सोसाइटी। कैसे जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस, जो डिविजन्स कह लो या डिफरेंसेस कह लो या डाइवर्सिटी कह लो, तो जेंडर बेस्ड डिविजन्स हो गए, कास्ट बेस्ड डिविजन्स हो गए, ठीक है, और आपके रिलीजियस बेस्ड डिविजन्स हो गए। तो ये तीनों डिविजन्स कैसे इंडियन सोसाइटी में मैनिफेस्ट होते हैं, उसके बाद में इन इन डिविजन्स को पॉलिटिक्स में कैसे जगह दी जाती है, और फिर आर दीज पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस बेनिफिशियल और हार्मफुल टू आवर डेमोक्रेसी। तो ये तीन क्वेश्चन हम जो है देखने वाले हैं कि कैसे ये डिवीजन जो है वो क्या अच्छे हैं डेमोक्रेसी के लिए, खराब है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर एक बात है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। देखो जेंडर क्या होता है, मैं आपको पहले ना एक बात समझाता हूँ। देखो एक बच्चा मानो पैदा हुआ, ठीक है, अ चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, क्या होगा कि डॉक्टर उसको बॉर्न होते के साथ ही उसके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को देखकर वो क्या करेगा, एक सेक्स असाइन कर देगा। So we can say that at the time of birth, the sex that is assigned to the child by the doctor, या फिर जो भी उसको देख रहा है, उस टाइम तुरंत बोलेगा लड़का हुआ है या लड़की हुई है, बॉय हुआ है या गर्ल हुई है, मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। तो वो जो पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑफ दैट सेक्स, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज सेक्स, दैट इज नॉट जेंडर। वो जेंडर नहीं है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दीज टू थिंग्स। ठीक है? एक होता है बायोलॉजिकल सेक्स और एक होता है जेंडर। तो जो स्टार्टिंग में बच्चा बॉर्न होते के साथ ही जो उसको असाइन कर दिया जाता है, दैट इज सेक्स, ईदर मेल
और फीमेल। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर मैटर करते हैं आपके परसेप्शंस, सोसाइटी के परसेप्शंस, कि सोसाइटी फिर उस पर्टिकुलर सेक्स को किस तरीके से परसीव करती है, सोसाइटी का क्या मानना है उस पर्टिकुलर चाइल्ड को लेके, सोसाइटी किस तरीके से देखती है, या सोसाइटी उस पर्टिकुलर चाइल्ड को बिकॉज ऑफ दीज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या रोल असाइन करती है। आई एम रिपीटिंग इट, कि सोसाइटी जो है उस चाइल्ड को, बिकॉज वो बायोलॉजिकली दोनों डिफरेंट है, इन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो रोल सोसाइटी, जो परसेप्शन सोसाइटी बनाती है उस बच्चे के बारे में, जो रोल सोसाइटी उसको डेजिग्नेट करती है, उसको कहते हैं जेंडर। ओके, आ रही है ना बात समझ में? तो जेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल सेक्स। यहां पर ये बात हो रही है कि हमारे देश में मोस्टली, या वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देख लो, तो दीज आर दी जेंडर डिवीजन। क्या होता है ये? इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल हायरार्की। हायरार्की मीन्स टॉप एंड देन स्ट्रैटिफिकेशन, दिस इज हायरार्की। ठीक है, अपर लोअर। ठीक है, so it is a form of social hierarchy found across societies but it is often overlooked in political discussions, जिसको कि बेसिकली क्या किया जाता है कि नहीं ध्यान दिया जाता है पॉलिटिकल डिस्कशंस में इतना। ठीक है, आप अभी मैं बताऊंगा आपको, आप एक काम करना, आप जो है वो वर्ल्ड समिट देखना, आप गूगल पे लिखना इमेजेस ऑफ वर्ल्ड समिट्स, आप लिखना यूएन की समिट्स, आप लिखना बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस, मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस, आप देखोगे कि उसमें जो लीडर्स हैं, वेयर आर दी वुमेन देयर। आप देखोगे उसमें कि विमेन की प्रेजेंस नेग्लिजिबल है उसमें। आप अगर 100 उठाओगे फोटो, तो आपको हार्डली 2-4 फोटो ऐसी मिलेंगी जहां पर विमेन है। वेयर आर द विमेन? तो पॉलिटिकल एरेना में इन डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सो बट इट इज ऑफन ओवरलुक्ड इन पॉलिटिकल डिस्कशन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो मैंने बताया, दैट इज सेक्स। बायोलॉजिकल डिफरेंस तो सेक्स है, वो तो मेल या फीमेल अलग चीज है, बट ये बायोलॉजिकल नहीं है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? सोसाइटल एक्सपेक्टेशन या स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या है? लड़की हुई है, दहेज देना पड़ेगा। लड़की हुई है, अरे ये तो कर्जा हो गया बाप के ऊपर, ये तो माँ के ऊपर एक जो है भार हो गया, एक जो है जिल्लत हो गई फैमिली के ऊपर। आ रही है बात समझ में? जो एक्सपेक्ट किया जाता है, लड़की है, कोई नहीं 12वीं करवा दो, शादी कर देंगे। कोई नहीं 10वीं पढ़ लेगी, शादी कर देंगे। लड़का हुआ है, मेरा लड़का मेरे परिवार का वंश आगे बढ़ाएगा, उसका नाम रोशन करेगा, और आगे चल के पता लगता है वही लड़का जो है मिट्टी में मिला देता है नाम। अरे ये बात समझ में? बट सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है ना। एक मेरे यहाँ पे तो एक कहावत है, कहावत क्या है, एक मतलब प्रचलन है कि भाई लड़का होता है तो तुरंत जो है वो एक ब्रॉन्ज की एक थाली होती है, बहुत बड़ी सी, या कांच की, क्या बोलते हैं, वो थाली होती है बड़ी, पीतल की, शायद शायद पीतल की होती है, उसको बजाते हैं मोहल्ले में खड़े होकर के, जो सेलिब्रेट करते हैं द बर्थ ऑफ अ बॉय। ठीक है, और लड़की की बर्थ को जो है वो डिस्करेज किया जाता है। लड़की पैदा होते ही पता लगता है अगर कि लड़की हुई है, कोई बात नहीं, सीधा क्या कहा जाता है? कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाएगा। मतलब क्या है ये? व्हाट रबिश इज दिस गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी? ये हम बात कर रहे हैं। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर इज बेस्ड अपॉन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कि क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है। वो बेवकूफ लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि अगर लड़की हो जाए तो कितनी किस्मत वाले होते हैं, मतलब कितने जन्मों तक उन्होंने पुण्य किया होगा तो उनके घर में लड़की होती है। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों लड़की के बर्थ को डिस्करेज किया जाता है? क्योंकि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत अलग हैं एक वुमेन से, एक लड़की से बहुत डिफरेंट एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। स्टीरियोटाइप चला आ रहा है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अरे अभी इस जन्म की परवाह नहीं है, तुम चले जाओगे, वंश की तुम्हें परवाह है कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो रबिश ऑल इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस, जो ये डिफरेंसेस हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड द स्टीरियोटाइप्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी आर कॉल्ड एज जेंडर डिविजन्स। ओके, तो देखते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिविजन्स। क्या होता है, इसके आगे एक इमेज है, बहुत बढ़िया इमेज है वो, मतलब इमेज तो बहुत खराब है बट वो बहुत बढ़िया तरह बताया गया है उसमें, हम देखेंगे अभी, है ना। तो देखो, एक लाइफ होती है आपकी पब्लिक लाइफ और एक होती है आपकी प्राइवेट लाइफ। चार दीवारी जो बोलते हैं ना, जो हाउस होल्ड के अंदर की जो लाइफ है, दैट इज द प्राइवेट लाइफ। एंड जो आप घर से बाहर निकलते के साथ ही
ठीक है, आजकल तो खैर घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पब्लिक लाइफ में एंटर करना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या फिर जब भी आप जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हो, तो वो क्या है, वो आप एक पब्लिक लाइफ में एंटर कर जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, तो ट्रेडिशनली बॉयज एंड गर्ल्स आर रेस्ड विद द बिलीव दैट वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड मेन हैंडल वर्क आउटसाइड द हाउस। पैदा होते ही सिखा दिया जाता है। अच्छा, अब मेरी एक बात समझना, ठीक है, लड़कियों को बोलते हैं, ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है, ठीक है, कि लड़कियां जो है ना उनकी ड्राइविंग नहीं अच्छी है। ठीक है, अच्छा, एक बात को समझना, लड़कियों की ड्राइविंग नहीं अच्छी है सच में, और ये सच बात भी है। राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जाएंगी, कभी भी तुरंत मुड़ जाएंगी, ठीक है, एकदम से ब्रेक मार देंगी। क्यों होता है? क्या कभी सोचने की कोशिश करी है आपने कि ऐसा क्यों होता है? जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है, लड़कियों को हमेशा पैदा होते ही तो आप ये सिखाते हो कि घर के बाहर जाना तेरा काम नहीं है, तेरा भाई जाके अब्रॉड पढ़ाई करेगा, तेरा भाई जाकर के जो है बाहर काम करेगा। लड़कियों को आप बचपन से पैदा होते ही उनके दिमाग में ये डाल देते हो कि एक टाइम के बाद आपको शादी करनी है, गृहस्थी भी बसानी है और आपको जो है दूसरे के घर जाना है। लड़की को बचपन से घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन चाहिए। स्कूल से जो है 2 मिनट लेट हो गई तो उसको जो है वो आफत मचा देते हो। ठीक है, लड़कियों को हमेशा जो है वो बुरे तरीके से उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है। वो कभी बचपन से लेके बड़े होने तक उस डर से बाहर ही नहीं आ पाती है। और आप समझो, ड्राइविंग के लिए क्या चाहिए होता है? ड्राइविंग के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ड्राइविंग के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए। लड़कियों को आपने इतना सप्रेस करके रखा हुआ है सोसाइटी के अंदर कि लड़कियों का जो वो फियर साइकोसिस है वो कभी बाहर ही नहीं आ पाती है उससे। तो ड्राइविंग के लिए मोस्ट कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको दिखाई थोड़ी दे रहा है बोनट, तो पता थोड़ी चल रहा है, सब अंदाजा है, उससे ही बाहर नहीं आ पाती है कभी भी। आ रही है बात समझ में? पैदा होते के साथ ही तो लड़के को बोल दिया जाएगा, भाई तेरा काम है कल को कमाना है और तेरे को बाहर जाना है, हमारा हमें देखना है, बुढ़ापा हमारा जो है ये होगा वो होगा। तो लड़कियों को ये सिखा दिया जाता है, भैया एक काम कर, कोई लड़की जो है 10 साल की होगी, कोई बाहर से आएगा, चाय बनानी नहीं आती होगी, बोला अरे कैसे करेगी, ये तो ससुराल जाएगी, इसको तो बड़ी दिक्कत आएगी। क्या व्हाट रबिश गोइंग ऑन? ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, सो दीज आर द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दिस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन वुमेन परफॉर्मिंग डोमेस्टिक टास्क। ठीक है भाई, घर में खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है। ये परसेप्शन तो केवल किसका हो जाता है, मतलब किसके लिए हो जाता है? वुमेन के लिए हो जाता है। और लड़कों का ये परसेप्शन रहता है कि आप जाओ बाहर, कमाओ, घर को जो है वो परवरिश करो घर की, बस वो सब है ना। तो आपको, आपका काम है घर से बाहर, आपका घर में काम नहीं है, ये सिखाया जाता है उनको। ठीक है, however women also contribute significantly to economic activities especially in rural areas where इसको कहते हैं डबल बर्डन। अच्छा, और काम दिया भी जाएगा, तो क्या किया जाएगा? जैसे अगर हम विमेन की बात करें अगर रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज में क्या होता है कि विमेन के ऊपर बल्कि डबल बर्डन आ जाता है। कैसे डबल बर्डन आता है? विमेन के ऊपर ऐसा होता है कि विमेन को जैसे ही जो है वो विमेन पहले तो सुबह सुबह उठेगी। ठीक है, मैं तो देखा है, मैं तो बहुत क्लोजली देखा है गाँव के हालात, गाँव के जो है दृश्यों को मैंने बहुत अच्छे से देखा है। भाई सुबह उठेंगे, सुबह 6 बजते के साथ ही जो है पराठे बनाने हैं, पहले उन्हें खाना बनाना है, चूल्हा जलाना है, हर काम करना है। उसके बाद जो है 10 बजते के साथ ही जो है उन्हें खेत पे जाना है, खेत में जाके गेहूं काटने हैं। ठीक है, उन्हें जो है खेत में काम करना है, खाना या तो दे के आना है किसी को, सर पे ऊपर जो है वो हमारे यहाँ बिठोड़ा बोलते हैं उसको, बिठोड़ा भर के लेकर के जो है जाना है वहां, जो है ये करना है वो करना है, सारे खेत के काम करने हैं, सारे घरों के काम करने हैं। फिर आना है दोपहर में 12-1 बजे जो है फिर आने वाले हैं हस्बैंड जी, उनके जो है काम वाम करके, कमाई उमाई करके उनके लिए फिर दोबारा खाना बनाना है, शाम को फिर खाना। मतलब उनको तो डबल बर्डन है, उनको बाहर का भी देखना है, उनको घर का भी देखना है। तो रूरल एरियाज में तो ये और डबल एक्सपेक्टेशन है विमेन से, उनके ऊपर और डबल बर्डन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये एक मतलब पिक्चरिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि भाई विमेन, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई क्या है, क्या देखेंगे विमेन? न्यूज नहीं सुनेंगी, सीरियल देख रही हैं। ठीक है भाई, ये जो है मान के चलो ये है पिक्चर आइडियल विमेन की। अच्छा, एकदम वन पीस पहन के जो है किटी पार्टी जो है अटेंड कर रही है, दिस इज द आइडियल फैशन। फैशन इंडस्ट्री में आजकल ये पिक्चर बनती जा रही है और घरों में ये पिक्चर बनती जा रही है। ठीक है, तो घर के अंदर जो है आइडियल हाउसवाइफ ये हो गई। या तो विमेन को बना देंगे एकदम शो पीस कि विमेन दाग नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेकअप करके रखो, एकदम स्लिम ट्रिम। ठीक है, तुम्हारा चाहे पेट निकल रहा हो, ठीक है, हमारा पेट निकल रहा हो, हम कहें नहीं, लड़की चाहिए एकदम बढ़िया एकदम। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, एकदम दाग ना हो चेहरे के ऊपर। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर अगर हम देखें, सो दिस इज टू द प्रोस्पेक्टिव्स इन लॉ, आइडियल ब्राइड। बहू कैसी होनी चाहिए? भैया खूब सर ना दिखाई दे, उसका सर रखना है घूंघट के अंदर।
लेकिन उसको लेके आना है एकदम हमें, मतलब ऐसे कि दहेज वहेज मिले, 10 20 50 लाख रुपए मिले, ठीक है, तुम एसडीएम एसडीएम बन जाओ, तो उसके बाद में तुम भी एकदम मुंह खोल के कहना कि हाँ भैया हमको करोड़ से नीचे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, करोड़ रुपए दहेज आना है, उसके ऊपर जो तुम ब्याज लगा रहे हो लगाओ, ठीक है, होता है, यही होता है, ठीक है। अच्छा, सो टू एम्प्लॉयर एंड द मेल एम्प्लॉइज, भाई एम्प्लॉयर के लिए हमें जो है एकदम आइडियल एम्प्लॉय हमारी कैसी हो, फूल कुमारी जैसी हो। हमें आइडियल एम्प्लॉय कैसी चाहिए, एकदम सुंदर, एकदम बढ़िया, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी सारी तो वेमेन ही होती है, ठीक है, लेडीज को ही रखते हैं सब स्टाफ, ठीक है, एकदम ऐसी होनी चाहिए कि भाई एकदम गुलदस्ते की तरह। अरे क्या मतलब भैया इस बात का। आगे देखते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स, तो वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ। तो हमने तो अभी एक हाउस होल्ड लाइफ में देखा कि भाई विमेन का क्या कंडीशन है, विमेन की, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हिस्टोरिकली विमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग एंड होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिसेस, ठीक है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में 1970s तक जाकर के उनको विमेन को वोटिंग राइट मिला है, ठीक है। वो तो इंडिया की ही हिम्मत थी, वो तो हमारे प्यारे भारत की ही हिम्मत थी कि भाई हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतनी मुश्किल हालातों के बावजूद भी करके दिखाया वो काम जो बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कर पाए थे, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते ही, वेट नहीं किया, ठीक है। तो ओवर द टाइम द जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम विद वुमेन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड डिमांडिंग। तो देखो अब क्या था कि धीरे धीरे जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट भी सामने आया, जिसमें जो है वो मतलब कई सारी जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो सब सामने आई, ठीक है। तो उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो है काफ़ी किताबें लिखी, ठीक है? काफ़ी पब्लिकेशन छापी, काफ़ी कुछ लिखा कि भई हमारे राइट्स हमें होने चाहिए, हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। विद ड्यू टाइम विद दोज़ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, ठीक है? विद टेकिंग मोमेंटम, तो उसके बाद में जो है धीरे-धीरे जो है वो राइट्स उन्हें मिलते चले गए, ठीक है? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट इमर्ज्ड एडवोकेटिंग फॉर इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ इन एजुकेशन, करियर एंड पर्सनल लाइफ। फेमिनिज्म में ये नहीं, खैर आजकल कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिवर्स हो गए हैं, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि विमेन को यहाँ रख दो और मेन को यहाँ रख दो, ठीक है, इट डजंट मीन दिस। इसका मतलब होता है कि बराबर रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई करियर में, एजुकेशन में, ठीक है, हर चीज में जो है वो बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए विमेन और मेन को, ठीक है। अच्छा, आज अगर हम देखें तो विमेन हैव एंटर्ड प्रोफेशन सच एज, आज तो खैर ठीक है, चांद तक पहुंच चुकी है विमेन, ठीक है। तो आजकल तो जो है वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कितने वुमेन काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसका तो कोई अब है ही नहीं बात, ठीक है। अब तो वुमेन ने दिखा दिया है, जिस मूवमेंट उन्हें चार दीवारी से बाहर मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली या उन्होंने जबरदस्ती ली वो अपॉर्चुनिटी, उस मूवमेंट जो है उन्होंने मेन से ज्यादा आगे बढ़ के दिखाया, ठीक है। तो सम कंट्री लाइक स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड अचीव्ड हाई लेवल ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। तो इन देशों में तो फिर भी काफी हद तक जो है वो रिप्रेजेंटेशन वुमेन की काफी अच्छी हुई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर इश्यूज। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर इश्यूज में ये है कि इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स इन दैट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आजकल के टाइम पर तो फिर भी काफी ज्यादा जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन दिया गया, अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू या बाकी और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है, कुछ इंसेंटिव्स के थ्रू, गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू, कुछ सब्सिडीज के थ्रू, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, रिजर्वेशन इन द लोकल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन सभी मेजर्स के थ्रू जो है वुमेन को काफी हद तक फिर भी जो है वो आज के टाइम पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, हाउएवर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स रिमेन्स लो एंड चैलेंजिंग सच एज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो, लेकिन इंडिया के केस में हम फिर भी आज यही बात कहेंगे कि भाई जो वुमेन के जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इन द पब्लिक लाइफ, वुमेन के जो राइट्स हैं वो काफी हद तक फिर भी उनको नहीं मिल पाए, ठीक है। आज भी एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, हम देखेंगे कैसे गैप है आगे चल के, ठीक है। दस वाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, टू जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो फिर भी आज के टाइम पर भी हम ये देखेंगे कि असली में एक एक ट्रू आइडियल ऑफ जेंडर इक्वालिटी और ये है बिल्कुल हटमोस्ट इनइक्वालिटी, हम कहीं बीच में हैं अभी। हम ना तो पूरे बिल्कुल अनइक्वल भी नहीं है हमारी सोसाइटी, बट ऐसा नहीं है कि हम बहुत इक्वालिटी तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो दोनों चीज नहीं अभी हमने अचीव की है, ठीक है। देखते हैं की चैलेंजेस फेस बाय वुमेन। तो ये देखो, ये कुछ ना 5 हेडिंग्स हैं। इन 5 हेडिंग्स के अंडर जो है वो हम अपने पूरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एक बार पॉज करके ये 5 हेडिंग्स देख सकते हैं, हम आगे चल के इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट इज एजुकेशनल इनइक्वालिटी।
तो देखो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इनइक्वालिटी में क्या है कि अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वुमेन का लिटरेसी रेट 54% है एंड मेन का लिटरेसी रेट 76% है। डेटा काफी पुराना है बट दिस शोज द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इनइक्वालिटी शो करता है। देखो ऐसा क्या है भाई, क्यों जो है वुमेन के पास इतनी कम लिटरेसी है और मेन के पास इतनी ज्यादा लिटरेसी है? ज्यादा तो खैर ये भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के अंदर लिटरेसी का मतलब क्या है? किसी भी एक भाषा में पढ़ना लिखना। ठीक है, एक लाइन पढ़ लो बस, वो आगे हो गए आप लिटरेट। ठीक है, तो इतना ही है। और उसमें भी चलो मेन में कम तो है बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्पैरिटी। देखो ना, 54 से 76 कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। दूसरे फ्यूअर गर्ल्स परस्यू हायर एजुकेशन। अब देखो क्या होता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द मेल स्टूडेंट्स गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन या गर्ल चाइल्ड गोइंग फॉर हायर स्टडीज, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मेल स्टूडेंट्स को जो है बहुत अलाउ किया जाता है कि आप हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो गर्ल चाइल्ड है उसको ये माना जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, दैट इज डाउरी। ठीक है भाई, उनको ये लगता है कि इनकी या तो अभी एजुकेशन पे भी खर्चा करेंगे, उसके बाद कल को जो है वो डाउरी भी देंगे, कोई फायदा है नहीं, तो इससे अच्छा है बंदा अपना 12वीं कर ली, 10वीं कर ली सरकारी स्कूल से, हमने कुछ खर्चा करा नहीं, जो है वो शादी करवा दो। तो ये एक जनरल परसेप्शन हो गया है सोसाइटी के अंदर, विच इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज ऑफन फेवर्ड बॉयज लीडिंग टू हायर ड्रॉप आउट रेट्स अमंग गर्ल्स। तो हर चीज में अगर आप देखोगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या कहीं पर भी जो है आप देखो तो गर्ल चाइल्ड को फेवर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है। द नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड लीविंग देयर स्कूल्स, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन क्लास, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन क्लास, तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे ये देखेंगे। अच्छा, तो सेकंड है आपका लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो देखो लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में ये है कि आप अगर देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर जो जॉब्स है वो हाई पेइंग जॉब्स है। ठीक है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। ठीक है, अच्छा सरकारी नौकरियों की नहीं बात कर रहा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे आपका हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या लॉयर्स का प्रोफेशन हो गया, या फिर डॉक्टर्स का प्रोफेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ वुमेन ऑप्टिंग फॉर दीज हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है, वो बहुत कम है। आप देखोगे यूजुअली आपको जो बल्क ऑफ वुमेन जो मिलेंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी? या तो नर्सिंग स्टाफ में मिलेंगी, रिसेप्शनिस्ट स्टाफ में मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जो वैसे भी कंपेयर टू द अदर एरियाज बहुत कम पेइंग है। और हम अगर देखते हैं तो इनमें ज्यादा नंबर ऑफ वुमेन है। ठीक है, और हाई पेइंग जॉब्स में आप जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ज्यादा अच्छा कि भाई आप खुद ही देख लो भाई कितनी लड़कियां होती थी। ठीक है, इंजीनियरिंग में तो बहुत कम होती थी। तो इससे पता लगता है कि हाई पेइंग जॉब्स में काफी ज्यादा जो है वो कम है वुमेन। ठीक है, ऑन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स एन आवर मोर देन अ मेन एवरी डे। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ सर्वेज ये बताते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सर्वे तो कोट नहीं था किताब में, ना ही मैंने भी कोट किया, ना मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट हाँ मतलब अब जब किताब चुप है तो हम भी चलो ठीक है, हम भी यहीं तक देखते हैं, वो जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, मतलब हाँ, पर ये सर्वे ये बोलता है कि औसतन जो मेन से 1 घंटा ज्यादा करती है काम। ठीक है, तो वर्किंग आवर भी जो है वो वुमेन का ज्यादा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ और 1 घंटा क्या, बल्कि 5-6 घंटे ज्यादा करती हैं। सुबह खाना बना के जाती हैं, फिर जो है वो दोपहर का काम मैनेज करती हैं, बच्चों को देखती हैं, शाम में उनसे होमवर्क करवाना, रात को फिर खाना बनाना, और जॉब भी करनी भी। ठीक है, तो जो वुमेन वर्किंग है उनसे पूछ के देखो असली लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है। ठीक है, तो एंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स वर्क रिमेन अनपेड एंड अंडर वैल्यूड। अभी आजकल ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, जीडीपी के अंदर एक ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी तक डेवलप हो नहीं पाया है, ना ही उसको अभी तक इंक्लूड किया गया है, बट वो कॉन्सेप्ट तो है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो देखो, अब आप घर में किसी मेड को बुलाते हो। ठीक है, आपके घर में मेड आके काम करती है, तो वो भी तो कुछ जो है वो अपना पैसे लेती हैं। ठीक है, तो जो वुमेन सुबह से लेके रात तक काम कर रही है, ना कोई छुट्टी, ना कोई छुट्टी वाले दिन और काम बढ़ जाता है, तो वो भी तो एक औसतन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई वो उनका जो एक मतलब एक हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो मतलब ऐसे हम लागू तो अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसका पता नहीं है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट है कि भाई वुमेन अगर काम कर रही है सुबह से लेकर रात तक, तो उनके वर्क की एक वैल्यू तो होगी ना, एक मॉनेटरी वैल्यू, तो वो भी इट शुड बी एडेड इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी भी अंडर वैल्यू हो जाती है। उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, एक तो देश की जीडीपी भी जो है वो एक प्रॉपर वैल्यूएशन आएगी जीडीपी की, और दूसरा ये होगा कि वुमेन को अपने वर्क के वर्थ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो एक जो है वो मतलब एक सशक्तिकरण आएगा, एक एम्पावरमेंट आएगा वुमेन के अंदर इससे। ठीक है, अच्छा, तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, तो इनका जो वर्क है वो या तो अंडर पेड है, या तो काम ज्यादा करती है और कम पैसे मिलते हैं, या फिर इनकी वैल्यू नहीं की जाती है, अनपेड रह जाता है ये काम। ठीक है,
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। तीसरा है वेज डिस्क्रिमिनेशन। एक इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आया था 1976 में। इसमें ये था कि अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय अ मेन एंड अ वुमेन, तो दोनों का जो रेम्यूनरेशन है उस काम के बदले जो उनको या तो कह लो सैलरी मिलती है, तो वो क्या है, वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो however women are still paid less than the men across industries including sports, cinema, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। हर जगह अगर आप देखोगे तो हर जगह जो वुमेन का काम है उसको अंडर वैल्यू किया जाता है। ठीक है, उनको बराबर पे नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसकी अगर हम बात करें तो फिर सोसाइटी के अंदर सन को लेके जो एक अननेसेसरी इडियोटिक ऑब्सेशन है, इडियोटिक ऑब्सेशन, तो हम अगर उसकी बात करें तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या है भाई सन के अंदर कि भाई सन को प्रेफर किया जाता है। तो सन को जो है वो प्रेफर किया जाता है, तो इसी वजह से जो जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन, फीमेल फीटिसाइड, वो नन्ही सी जान को मार दिया जाता है गर्भ के अंदर ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, तो अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटसेस, तो मतलब दर्दनाक, बहुत बहुत द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। क्या रेयर तो नहीं है वैसे, बहुत ज्यादा होता है, बट इट शुड बी कैटेगराइज्ड लाइक दिस। ठीक है, तो द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज ड्रॉप्ड टू 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, विद सम स्टेट्स रिपोर्टिंग नंबर बिलो 800 पर 1000 बॉयज। ठीक है, तो कुछ अगर आप स्टेट्स का डेटा देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा शर्म आएगी। ठीक है, किस बात पे कि साइंस ये कहती है कि देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर लाइक एक चाइल्ड, मेल चाइल्ड का बर्थ और एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ, दोनों की देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस, जब हम उसके डेटा को मैनिफेस्ट करके देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कुछ स्टेट्स में तो ये शर्मनाक डेटा है जो कि 800 से भी कम है। ठीक है, बहुत शर्म की बात है। ये देखो, जम्मू कश्मीर में ये जो ये वाला जो कलर है, इस कलर में अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, नेपाल में तो खैर क्या ही करना है। तो मतलब करना तो खैर है वैसे, बट हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अभी हम अपने देश की बात करते हैं। ठीक है, पहले अपना देश सुधारेंगे, फिर बात करेंगे बाकी की। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इन स्टेट्स में कितना घिनौना डेटा है, मतलब देखो ना, आप सोचो खुद की 875 से भी कम है। ठीक है, हाँ कुछ स्टेट्स ने जो है वो अच्छा प्रोग्रेस किया है, जैसे अगर हम केरला की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और नॉर्थ ईस्टर्न कुछ स्टेट्स की बात करें, तो वहां पर काफी हद तक इंप्रूवमेंट है, बट सब्सटेंशियल नहीं है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं वायलेंस एंड हरासमेंट। ठीक है, तो हमें लगता है कि रूरल एरियाज में ज्यादा हरासमेंट होती है, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अर्बन एरियाज में भी जो है वो बहुत ज्यादा, अब आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं। ठीक है, वेमेन के अगेंस्ट। तो वेमेन जो है वो बहुत सारे फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, वायलेंस फेस करती हैं, डोमेस्टिक अब्यूज, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा। ठीक है, अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज तो बहुत अनसेफ है। ठीक है, आप 5 बजे 6 बजे के बाद में दिल्ली के किसी बस स्टॉप पे खड़े होके दिखा दो अगर आपकी हिम्मत है, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑन 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 फेस यू कैन सी द वॉयलेंस जो है ना। वॉयलेंस अब ये तो नहीं होता सीधा कोई चक्कू मार दे किसी को। ठीक है, तो वॉयलेंस ये तो नहीं होता है, वॉयलेंस तो बहुत फॉर्म का होता है। ठीक है, मेंटल हरासमेंट, ठीक है, स्टॉकिंग, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, और दिल्ली नहीं, बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे। तो ये सब बहुत शर्मनाक इंसिडेंट्स हैं, बहुत शर्मनाक इंसिडेंट्स है। अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और वेमेन जो है वो अपने डोमेस्टिक एरियाज में, एक प्लेस वेयर अ पर्सन इज लाइक, वेयर अ पर्सन डिजर्व सेफ्टी, एक इंसान को अपने घर के चार दीवारी के अंदर घुसने के बाद में क्या लगना चाहिए, यहाँ का मैं शेर हूं, यहाँ की मैं शेरनी हूं, तो लगना चाहिए कि यहां से ज्यादा सेफ प्लेस मेरे लिए और क्या होगी। बट उसी सेफेस्ट प्लेस पर विमेन आर मोस्ट अनसिक्योर। ठीक है, बहुत जगहों पे कोविड के टाइम तो ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मेन जो है वो काम पे जा नहीं रहे थे, उनको जो है जितनी भी भड़ास हो रही थी, जो भी कुछ उनके मन के अंदर हो रहा था, सब वो विमेन के ऊपर निकल रहा था। तो क्राइम रेट, अब एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा था कि जो कॉल है, जो पीसीआर को कॉल किए जाते हैं, तो उस कॉल के नंबर जो है ड्यूरिंग कोविड फॉर वेमेन, स्पेशली क्राइम रिलेटेड टू वेमेन, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो ये है पांचवा। ठीक है, तो हमने देखा कि किन फॉर्म्स में जो है वो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वुमेन के साथ गलत किया जाता है। ठीक है, अच्छा फिर नीड क्या है, नीड फॉर जेंडर इक्वालिटी मेजर्स, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए।
इन्फोर्समेंट उन लॉज का बहुत अच्छे से होना चाहिए टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, ठीक है। इस वायलेंस को खत्म करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लॉज चाहिए हमारे देश में, ठीक है। तो लॉज को टाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, और आप इंसेंटिव्स दो कुछ, आप जो है वो मैटरनिटी लीव्स को और अच्छे से बनाओ, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करो, ठीक है। तो जो नाम के लिए दिए जाती है कुछ बेनिफिट्स वुमेन को, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों एरेनाज में, तो उन अच्छे से दो, ठीक है, और ज्यादा बढ़ाओ। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं। चेंजिंग सोशल एटीट्यूड टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन फैमिलीज एंड वर्क प्लेसेस, ठीक है। तो भाई एटीट्यूडनल चेंज लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, अवेयरनेस को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स वुमेन उसको बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, बेसिकली ये देखो जैसे फ्लो चार्ट है ना, ये जो फ्लो चार्ट है, तो दिस फ्लो चार्ट कैन डेफिनेटली बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। आप इसको जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग में डेफिनेटली यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तो वुमेन को जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा गैप है। हम उसी गैप को आगे देखेंगे। जो डिस्पाइट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, वुमेन रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। वुमेन को जो है वो राइट नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। अच्छा, तो वुमेन राइट्स बेसिकली ऑन पेपर हैं, बट क्योंकि सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उनको ये राइट्स दिए नहीं जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। वुमेन इश्यूज को ओवरलुक किया जाता है, ठीक है। कई लीडिंग फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं कि भाई वुमेन को और ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। कोई फायदा होता नहीं है एक्चुअली, अटेंशन इस चीज को मिलती नहीं है। अभी आया है देखो, मतलब एक्ट तो पास हो गया है, अब 2029 के इलेक्शन से पता लगेगा, लोकसभा में देखेंगे आगे इसको भी इसमें। तो करंट स्टेटस हम अगर देखें, तो द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, तो लोकसभा में जो वुमेन का प्रोपोर्शन है 2019 के इलेक्शन जो हुए थे ना, जनरल इलेक्शंस, उसमें जो वुमेन का प्रोपोर्शन था वो था 14.36%। सोचो, मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग। ये रिजर्वेशन की अभी जरूरत नहीं, इससे बहुत पहले जरूरत थी। मतलब क्या हम सोच भी कैसे सकते हैं कि विमेन की परिस्थितियां ठीक होंगी एक ऐसे देश में जहां पर जो कानून बनाने वाली बॉडी है वहीं पर जो है वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही। अगर वहां रिप्रेजेंटेशन वुमेन को नहीं मिलेगी, तो हम कैसे ये चीज को एक्सपेक्ट करेंगे कि वुमेन के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स आ पाएंगे, ठीक है। तो स्टेट असेंबलीज में तो ये और भी बहुत बेकार डेटा है, बहुत ज्यादा घटिया, ठीक है। 5% से भी जो है वो कम है, ठीक है, कुछ स्टेट असेंबलीज में। तो इंडिया रैंक्स बिलो अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इवन अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कई ऐसे देश हैं जिनका रेशियो ये काफी अच्छा है, ठीक है। even when women hold top political positions, cabinet position remain male dominated, ठीक है। आप कभी ना नेट पर देखना इंदिरा गांधी का पोर्टफोलियो, उसमें आपको मैक्सिमम मेल मिलेंगे, ठीक है। टॉप पोजीशन पे आने के बावजूद भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके हाथ में सारे पोर्टफोलियोज होते हैं, वो सब तो फिर भी जो है वो आपका मेल ही हुए, ठीक है। तो क्या ही फायदा हो गया फिर, ठीक है। ये एक ना, मतलब मैंने एक डेटा निकाला था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की साइट पे से ये डेटा निकाला था। तो ये इससे पता लगा कि लोकसभा में जो नंबर ऑफ वुमेन है वो 78, और अगर हम राज्यसभा में बात करें 250 में से, तो 24। तो टोटल अब 543 प्लस 250, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, सारों में से केवल 102 वुमेन। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, स्टेप्स टेकन, तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो लोकल गवर्नमेंट में एक्चुअली ये स्टेप लिया गया था कि लोकल गवर्नमेंट में जब आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो क्या किया गया था कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, उसको रिजर्व कर दिया गया था वुमेन के लिए। कि जैसे अगर मान लो एक स्टेट में अगर 200 गांव है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 200 है और 200 सीट्स है पंचायत की, तो 200 में से 1/3 जो होंगी ना सीट्स, तो 66 समथिंग, तो वो सीट्स जो है वो केवल उन पर वुमेन आएंगी, ठीक है, उन पर मेन नहीं आएंगी। आ रही है बात समझ में। सो टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन, 1/3 सीट जो है वो लोकल लेवल पर पंचायत में भी और म्यूनिसिपैलिटीज में भी जो है वो रिजर्व कर दी गई थी फॉर वुमेन। अच्छा, एज अ रिजल्ट 10 लाख से ज्यादा वुमेन जो है वो हमेशा इलेक्ट होती हैं, ठीक है, पूरे देश में लोकल बॉडीज में, ठीक है। अच्छा, अब एक ना बिल आया था, वो बिल फिर पास भी हुआ, फिर एक्ट बना वो, ठीक है। तो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2023 कुछ एक
या शायद 2 कुछ ऐसी वोट्स थी, वो नहीं मिल पाई थी केवल इस बिल को फेवर में। अदरवाइज सब पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनानिमस तरीके से सपोर्ट किया था इस बिल को। सोचो कितना जरूरी बिल था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था ये, ठीक है। तो आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिबेट पार्लियामेंट पास्ड लॉ रिजर्विंग 33% ऑफ द टोटल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स होंगी अब से, जो नेक्स्ट जो 2029 से जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन लोकसभा में, तब से पता लग जाएगा, ठीक है। तो तब से जो है वो 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, द रिजर्वेशन विल ऑल्सो अप्लाई टू द दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली क्योंकि ये एक यूटी है, यूटी विद लेजिस्लेचर है, तो ये दिल्ली पर भी अप्लाई करेगा पर, ठीक है। तो दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब क्या इसका क्या इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट ऐसा है कि वुमेन राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव्ड बिकॉज जेंडर इनइक्वालिटी बिकेम अ पॉलिटिकल इशू। देखो ऐसा है कि जब तक आप जो है कि वेदर जेंडर इशू इज पॉलिटिकल और पर्सनल, आप जब तक इस बात को पर्सनल रखोगे, जब तक ये कहते रहोगे कि मियां बीवी में क्या हो रहा है ये केवल जो है वो उन दोनों को जानना जरूरी है, जब तक आप इसको मतलब अपना पर्सनल मैटर बना के रखोगे, तब तक वुमेन की जो राइट्स है वो उनको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सो दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिवीजन इशू इज नॉट जस्ट पर्सनल इशू बट इट इज अ पॉलिटिकल इशू ऑल्सो। तो जब से ये पॉलिटिकल एरेना में आया है, तब से जो है वो वुमेन के लिए काफी फिर भी बातें होने लगी, स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर इफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट रेज्ड इन पॉलिटिक्स, दीज एडवांसमेंट माइट नॉट हैव बीन पॉसिबल, ठीक है। अगर ये पॉलिटिक्स में नहीं आया होता तो अब तक जितने एडवांसमेंट्स आए ये भी पॉसिबल नहीं हो पाए होते, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म इंश्योर दैट डिसएडवांटेज ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन रिसीव्स द अटेंशन दे डिजर्व, ओके। ये डेटा देखेंगे, ये एवरेज है पूरे वर्ल्ड में, करीब करीब जो है वो 22.5% जो है वो एवरेज है कि पूरे वर्ल्ड में जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं उनमें नंबर ऑफ वुमेन, परसेंटेज ऑफ वुमेन, तो वर्ल्ड एवरेज जो है वो इतना है, 24 है वर्ल्ड एवरेज, है ना। तो अब अगर हम बात करें इंडिया, वेयर इंडिया लाइज, तो इंडिया लाइज एट 11.8। तो सोचो कितनी शर्मनाक बात है। इवन अगर आप देखोगे तो कुछ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर भी 23.7% है। अगर आप देखोगे कुछ अरब कंट्रीज, वहां पर भी इंडिया से ज्यादा है। तो ये तो ऑन पेपर है, इसको तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये डेटा रिग्ड है, ये तो एकदम मतलब वेरीफाइएबल डेटा है, ये तो कभी भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी की। तो देखो रिलीजियस डाइवर्सिटी में क्या होता है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी मींस कि वो डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस अमंग पीपल, ठीक है। तो हमारे देश में तो वैसे भी बहुत ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटीज हैं, ठीक है। हर धर्म को फॉलो करने वाला एक ऐसा यूनिक कंट्री है इंडिया, जहां पर ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन इज रेस्पेक्टेड, ठीक है। हर रिलीजन को रेस्पेक्ट की जाती है, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हाईलाइट करनी जरूरी है, ठीक है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट फेथ्स, ठीक है। तो जेंडर, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस विच आर यूनिवर्सल, रिलीजियस डिफरेंसेस वैरीज अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। जेंडर एक ऐसा इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए सत्य है, एक होता है पूरे वर्ल्ड में ये डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बट रिलीजियस थोड़ा थोड़ा वैरी करता है, ठीक है। अब अगर एक देश है जहां पर 99% केवल एक ही कम्युनिटी है, ठीक है, तो वहां पर तो जो है वो बहुत ज्यादा इशू बना नहीं पाते हैं, ठीक है। वो 1% लोग बेचारे क्या ही करेंगे, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान ले लो, 2% से भी कम जो है वो हिंदूज है, तो उनके जो बातें हैं उनके मोबिलाइजेशन इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। बट इंडिया है जैसे, है ना, तो इंडिया में 18% के आसपास मुस्लिम्स हैं, बाकी 80% मेजोरिटी हिंदूज है, ठीक है। तो उसके बाद में और बाकी धर्म है, सिख, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जूडिज्म, बहुत सारे ऐसे धर्म है जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये जो है डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। हाउएवर रिलीजन ऑफन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिक्स। तो देखते हैं कैसे। तो इंटरकनेक्शन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये बेसिकली हम 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। पहले महात्मा गांधी के व्यूज को देखेंगे, फिर ह्यूमन राइट एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करेंगे, उसके बाद वुमेन्स राइट एंड फैमिली लॉज की बात करेंगे। देखो ऐसा है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी जी से एक बात पूछी गई कि भाई बापूजी आप बताइए कि भाई जो रिलीजन है, क्या दैट शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स, क्या उसको पॉलिटिक्स में रोल प्ले करना चाहिए रिलीजन को। तो गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था। गांधी जी ने ये कहा था कि भाई रिलीजन जो है वो एक ह्यूमन बॉडी को जैसे स्नेक कॉइल कर लेता है ना, उसकी तरह कॉइल करता है। रिलीजन को जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स, सॉरी, पॉलिटिक्स जो है वो एक ह्यूमन को ऐसे कॉइल कर लेता है। तो अब आप देखो, मेरी बात सुनो, पॉलिटिक्स के बिना आप जो है वो रह नहीं सकते, और रिलीजन के बिना भी आप रह नहीं सकते। तो गांधी जी ने एक बात बताई थी कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट करना भी नहीं चाहिए,
ठीक है। अच्छा, गांधी जी का मतलब जो है उस टाइम रिलीजन से ये नहीं था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो वाला रिलीजन। रिलीजन हमें कुछ बेसिक वैल्यूज सिखाता है, रिलीजन हमें कुछ बेसिक बातें सिखाता है, ठीक है। कुछ ऐसी कोर वैल्यूज होती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमें किसके द्वारा सिखाई जाती हैं, हमारे रिलीजन के द्वारा सिखाई जाती हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब ऐसा होता है कि इन्होंने बताया कि देयर आर सम वैल्यूज सम मोरल्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ मोरल्स होते हैं जो हम रिलीजन से लेते हैं। सच बोलना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ठीक है, अच्छा करना सबका, किसी को गलत नहीं करना किसी के साथ, तो ये सब कुछ वैल्यूज होती हैं। गांधी जी ने बताया कि अगर आप कंप्लीट सेपरेट कर दोगे तो पॉलिटिक्स में जो गलत चीजें हैं, कम से कम लोग थोड़ा तो डरते हैं भगवान से, कम से कम लोग थोड़ी तो गाइडेंस लेते हैं अपने रिलीजन से कम जो है गलत करके आके मत्था टेकते हैं और माफी मांगेंगे कम से कम भगवान के आगे। आ रही है बात समझ में? और माफी मांग के कल को कोशिश तो कम से कम करेंगे। तो रेदर देन कि आप सेपरेट करके पॉलिटिक्स को और खराब बना दो, इससे अच्छा ये है कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन अप टू एन एक्सटेंट शुड प्ले रोल टुगेदर। ठीक है। तो Gandhi ji believed that religion and politics cannot be separated. He did not mean promoting any particular religion, but rather using moral and ethical values from all religion to guide politics. तो politics में ये जो चीजें हैं इनको गाइड करते रहना है, ठीक है, ताकि ह्यूमन कंडक्ट को जो है वो अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। ह्यूमन राइट एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, तो कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं जो कि ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आप जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हो माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट, उन कम्युनल पॉलिटिक्स को ना करो, ठीक है। फिर ये है कि इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर ग्रुप के रेस्पेक्ट, हर ग्रुप के सेंटिमेंट्स को, उनके रिलीजन को रेस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। वुमेन राइट्स एंड फैमिली लॉस की बात करेंगे तो कई वुमेन मूवमेंट जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पर्सनल लॉ ऑफ डिफरेंट रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो कई ऐसे जो है वो ग्रुप्स आर्ग्यू करते हैं कि भाई जैसे शरिया है तो उसमें अभी वो था ट्रिपल तलाक का एक मैटर था, ठीक है, तलाक के बिद्दत का एक मैटर था, ठीक है। तो उसको जो है वो फिर नलीफाई किया गया ट्रिपल तलाक को, ठीक है। तो ऐसे कई और भी चीजें हैं, ठीक है। एक जो है मुस्लिम्स में एक हलाल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हलाला होता है हलाल होता है, शायद वो वाला एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट ग्रुप्स जो है वो ये प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई उसमें जो है वो वुमेन के राइट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। हिंदुइज्म में जैसे चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का एक बहुत इल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विडो रीमैरिज तो पहले था, अब नहीं कराई जाती थी विडो रीमैरिज, बट तो खैर फिर भी चेंज हो रहा है काफी, ठीक है। तो ये सब कुछ गलत चीजें हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई जो ये रिलीजियस लॉज हैं, जो ये रिलीजियस रूल्स हैं, ये क्या है कई बार वुमेन के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इनमें भी रिफॉर्म लाओ, ठीक है। ये डिमांड करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डिमांड करते हैं यूनिफॉर्म कोड फॉर ऑल द रिलीजन, ठीक है। आप पर्सनल लाइफ में भी आपको जो है वो कुछ यूनिफॉर्म कोड्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक बात को अपने दिमाग में एकदम एकदम रख लेना स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कभी भी ये नहीं है कि भाई हर सबके लिए जो है वो बराबर एकदम एक सेम लॉ सब पे लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डजंट मीन लाइक दिस, ठीक है। तो खैर ड्राफ्ट जब आएगा सामने तब पता चलेगा, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि प्रॉपर कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज, ठीक है। सबके जो पर्सनल लॉज हैं हर रिलीजन के, उनको कोडिफाई किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो जुडिशरी है उसको ये देखने में कि किस पर क्या लॉ लगेगा वो इजी होगा, और जो उसमें से गलत लॉज हैं दैट गोज अगेंस्ट द एथोस ऑफ द और द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री, उनको हटाया जाएगा उसमें से, ठीक है। दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो डिमांड करते हैं कई ऐसे ग्रुप्स जो हैं, ठीक है। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स क्या सही है या गलत है? तो देखो, रिलीजियस वैल्यूज का पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है। जब तक आप जो है कम्युनल टेंडेंसीज नहीं अपना रहे हो तब तक जो है वो रिलीजन का पॉलिटिक्स में होना इज एज इंपॉर्टेंट कि भाई आप जो है जब तक पॉलिटिक्स को आप और अच्छा बना सको, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड ये पीपल शुड हैव द राइट टू वॉइस द रिलीजियस कंसर्न्स। अब मानो कि अगर रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से कंप्लीटली अलग कर दोगे तो लोग जो रिलीजियस उनके इश्यूज हैं वो भी तो फिर पॉलिटिक्स में नहीं ला पाएंगे, ठीक है। और द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट, तो गवर्नमेंट को भी तो ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना कि वो अगर रिलीजन में कुछ गलत चीजें हैं तो उनको रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो कोई कहीं ऑपरेशन है, कहीं अगर डिस्क्रिमिनेशन है किसी के अगेंस्ट, तो उसको जो है वो सही किया जा सके, ठीक है। द की कंसर्न इज इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब कभी भी ये नहीं है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, ठीक है। इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन, इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द रिलीजन, एंड इन टाइम व्हेन नीड कम्स तो इंटरवेंशन भी करना,
ठीक है, जब जरूरत पड़े तो इंटरवेंशन भी किया जा सके और सभी रिलीजन को इक्वली प्रमोट करना। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है। अच्छा, तो अब कम्युनलिज्म की बात करेंगे तो देखो कम्युनलिज्म जो है वो बेसिकली कब आता है, जब देखो आप अगर अपने देश का की फाउंडेशन को इक्वलिटी अगर मानते हो, अगर आप ये मानते हो कि आपके देश की बुनियाद है इक्वलिटी ऑफ एवरीवन, तो तब तो आप एकदम सही हो अपनी जगह, तो आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, बट जिस मूवमेंट आप ये मान रहे हो कि आपके देश के नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स या आपके देश के नेशनलिज्म का फाउंडेशन रिलीजन है, या आप ये मान रहे हो जिस मूवमेंट की आपके देश की बुनियाद ही रिलीजन है, तो उस मूवमेंट देयर कम्स कम्युनलिज्म। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनलिज्म। अच्छा देखो, एक बात, तीन तीन ये स्टेटमेंट्स हैं। एक बात ये है कि वन रिलीजन इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर। उस मूवमेंट जब आप ये कंसिडर करोगे कि आपका रिलीजन या कोई एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है, इक्वल नहीं है, और रिलीजियस ग्रुप्स अपोज ईच अदर इन पॉलिटिक्स, और जब रिलीजियस ग्रुप्स जब अपोज करने लगेंगे एक दूसरे को, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ग्रुप में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि रिलीजियस ग्रुप्स एक दूसरे को जो है पॉलिटिक्स में अपोज करने लगेंगे, और स्टेट पावर फेवर वन रिलीजन क्रिएटिंग डोमिनेंस, और जब स्टेट, उस देश की गवर्नमेंट जब किसी एक रिलीजन को केवल फेवर करने लगेंगे, तो उस केस को कहा जाएगा कम्युनलिज्म। ठीक है, तो भाई लोगों के मूवमेंट की यहां बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलो खैर ये एक अलग मैटर है, कभी और डिस्कस करेंगे लोगों के मूवमेंट वाली बात, अभी यहां देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो अंडरस्टैंडिंग कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म की अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म इज बेस्ड ऑन द फ्लॉड बिलीफ दैट रिलीजन इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। इट अज्यूम्स दैट, देखो ये बात सुनो, तब कम्युनलिज्म आता है जब लोग ये बिलीव करने लग जाते हैं कि जो सोशल, हमारे जो देश में जो हम रह रहे हैं, जो सोशल कम्युनिटी है, इसका बेसिस रिलीजन है। ठीक है, तब उसको कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन शेयर द सेम इंटरेस्ट। जब लोग ये मानने लगते हैं कि केवल हिंदूज का इंटरेस्ट अलग है और मुस्लिम्स का डिफरेंट है, नहीं, आपको ये नहीं मानना है। आपका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, योर इंटरेस्ट शुड बी कि हम कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, सबका इंटरेस्ट सेम है। दिस शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट कोएग्जिस्ट पीसफुली। जब आप ये कंसिडर करने लग जाओ कि अलग अलग रिलीजन के क्योंकि हम लोग हैं, तो हम लोग एक साथ पीसफुली रह ही नहीं सकते, जब आप इस बात को सोचने लग जाओगे, जब आप ये सोचने लगोगे कि क्या नेशन मस्ट बी रूल्ड बाय अ सिंगल रिलीजियस ग्रुप और डिवाइडेड इनटू सेपरेट नेशंस। क्या हुआ था 1947 में? ठीक है, जो शुरुआत कब से हुई थी? 1906 से। ठीक है, तो जब आप ये मानने लग जाओगे कि अब बहुत हुआ, अब हमें एकदम अलग ही देश बना दो, या हम दूसरे रिलीजियस ग्रुप के साथ रह ही नहीं सकते, ठीक है, तो तब होगा वो कम्युनलिज्म। आ रही है बात समझ में? हाउएवर इन रियलिटी पीपल विद इन द सेम रिलीजन हैव डाइवर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है रियलिटी में जो है, अगर आप हिंदूज को भी देखो, अगर आप मुस्लिम्स को भी देखो, सिख को भी देखो, विद इन ऑल हिंदुइज्म सबका कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, किसी एक जो है वो रिलीजियस ग्रुप का, आप केवल जो है वो मस्जिद में चले जा रहे हो या मंदिर में चले जा रहे हो, और वहां जाकर के आपको अपने रिलीजन के लोग जो है वो 500 1000 10,000 लोग अगर आपको दिखाई दे गए, और आपको उसको केवल उस चीज को देखने से ये लग रहा है कि आप सबका इंटरेस्ट एक है, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, आपका नहीं है इंटरेस्ट एक। ठीक है, इंडिविजुअल होल्ड मल्टीपल आइडेंटिटीज बियॉन्ड रिलीजन। भाई आप जो है हिंदू होने के साथ साथ आप किसी रीजन से भी हो, आप किसी लैंग्वेज को भी एक बोलते हो, आप किसी कास्ट से भी हो, तो आपके विद इन द जो रिलीजन है उसमें भी तो आपकी कम्युनिटी जो है वो अलग अलग है, आपके रीजन अलग अलग हैं। क्या था विशाल आंध्रा मूवमेंट? पढ़ना कभी। ठीक है, वैसे हम 12th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उसको, तो वो क्यों आया था? सब तो हिंदू हैं, तो क्यों विशाल आंध्र मूवमेंट आया था? वो एक दूसरे आइडेंटिटी के बेसिस पे आया था। आ रही है ना बात समझ में? तो रियलिटी में ये होता है, सप्रेसिंग डाइवर्सिटी विद इन अ रिलीजन इज अनफेयर। एक रिलीजन में भी तो मल्टीपल डाइवर्सिटीज हो सकती हैं, उनको कैसे सप्रेस करोगे? आ रही है बात समझ? फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, ये हेडिंग है, इन हेडिंग के अंदर हम देखेंगे, देखते हैं, आप एक बार पॉज करके देख लीजिए। फर्स्ट इज रिलीजियस प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। तो ये फॉर्म है कम्युनलिज्म का। हर दिन जो है हम कुछ ना कुछ, टोपी पहनता हुआ कोई दिख गया, आतंकवादी है, बोलते हैं, मैंने बोलते हुए सुना है ये, कई न्यूज़पेपर रीडिंग्स भी आती हैं ऐसी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, एवरीडे कम्युनलिज्म मेक पीपल अज्यूम देयर रिलीजन इज सुपीरियर। ठीक है, तो भाई कोई अगर दिख गया आपको कि भाई भगवा पहना हुआ है किसी ने, तो ऐसा नहीं है कि वो 100% एकदम एकदम प्योर सोल है। ठीक है, ऐसा नहीं है, टोपी पहनता हुआ दिख गया तो आतंकवादी, ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है,
So this bias is so common that it often goes unnoticed. ये ना हमें कॉमन लगने लगता है, ठीक है, हमें नॉर्मल लगने लगता है ये, बट है नहीं ये नॉर्मल, ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, सो द मेजोरिटी कम्युनिटी मे सीक डोमिनेंस एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी। कई बार ये कहने लगते हैं, ठीक है, मेजोरिटी कम्युनिटी कि अब माइनॉरिटी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हटाओ, है ना, हटाओ इन्हें, ठीक है। सो माइनॉरिटी इन रिस्पॉन्स मे डिमांड सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसीलिए माइनॉरिटी कई बार क्या करती है कि फिर डिमांड करती है कि भाई हमें सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। अगला है आपका इसमें कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। कई बार क्या होता है कि जो कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो कई बार क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, लोगों को अपने लिए वोट करवाना या फिर लोगों का सपोर्ट लेना अपने लिए, वो किस बेसिस पे करने लग जाते हैं, मंदिर के बेसिस पे, मस्जिद के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, टेररिज्म के बेसिस पे, ठीक है, वहां पर भी जो है वो जोड़ देते हैं टेररिज्म में भी रिलीजन को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जब करने लग जाते हैं, सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। फिर कम्युनल वायलेंस एंड रिवॉर्ड्स, और एक एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनलिज्म का, दैट इज वायलेंस हो जाती है, दिल्ली रिवॉर्ड्स हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, तो ये सब कभी देखना आप, इनके बारे में पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा है। फिर जब ये कम्युनलिज्म एकदम एक्सट्रीम फॉर्म पे चला जाता है, ये तो खैर छोटे मोटे रिवॉर्ड्स आप देख लो, पार्टीशन के टाइम पर क्या हुआ था, ठीक है, लाखों लोग एकदम कत्लेआम, ठीक है, खून की नदियां बही थी। तभी मैं एक चीज बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा देश जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हमेशा एक स्कोप रहती है इंप्रूवमेंट की। लेकिन होता क्या है ना, देखो कि जो एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनलिज्म का, वो क्या आज था या 1947 में था? आप खुद इस बात को आंसर करो। वो 1947 में था। उसके बाद से अब तक कितना ज्यादा जो है वो अर्बनाइजेशन आ गया है, कितनी ज्यादा जो है वो मोबिलिटी हो गई है, कितना ज्यादा जो है वो लोग जो है मतलब एजुकेट हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, कम हो रहा है कम्युनलिज्म, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एक टेम्पल बनवाने से कम्युनलिज्म बढ़ेगा, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू थिंक, है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कम्युनलिज्म बढ़ नहीं रहा है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, सोसाइटी जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, सोसाइटी इज गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। बस आप लोग अपने लाइफ में इन सभी चीजों को नहीं फॉलो करो जो वेरियस फॉर्म्स है, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होगा। सो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म लीड्स टू वायलेंस एज सीन ड्यूरिंग इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म तो हमने तब देखा था, ठीक है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्युनल रियॉट्स हैव अकर्ड कॉजिंग लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। मैंने बताया आपको दिल्ली दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे कितने हुए थे, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब नीड क्या है सेक्युलरिज्म की, तो एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जरूरी है कि भाई सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है कि हर धर्म को, इंडियन सेक्युलरिज्म की, हर धर्म को इक्वल ट्रीट किया जाए, हर धर्म को बराबर समझा जाए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर वही है कि ट्रू जो नेशन है, ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन कैसा होगा, जहां पर सब धर्म संभव, ठीक है, ये तो हमारी फिलॉसफी है, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम, जो भी धर्म आए हमारे देश में हमने सबका स्वागत किया, खुले हाथों से सबका स्वागत किया, ठीक है। तो सर्वधर्म संभव क्या मतलब है इस बात का कि भाई जो है वो सबके हम भला चाहते हैं, ठीक है, सब धर्म जो है वो संभव है हमारे देश में, हर धर्म का मोस्ट वेलकम है, ठीक है, लेकिन पीसफुली, ठीक है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स वीकेंस नेशनल यूनिटी एंड प्रोमोट्स हेट्रेड, ठीक है। तो भाई कम्युनल पॉलिटिक्स से जो है वो देश की यूनिटी भंग होती है, ठीक है, हेट्रेड, हेट बढ़ता है, ठीक है, इससे। तो इससे अच्छा क्या है कि सेक्युलर पॉलिटिक्स को अपनाया जाए और इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो धर्मों के बीच की जो हार्मनी है उसको इंक्रीज किया जाए। तो दस रिजेक्टिंग कम्युनलिज्म एंड प्रोमोटिंग सेक्युलरिज्म इंश्योर्स पीस, इक्वालिटी एंड यूनिटी इन द सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेक्युलर स्टेट की। तो कम्युनलिज्म रिमेन्स अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है अपने आप को सेक्युलर मॉडल बनाया था, ठीक है, वो सेक्युलर बना था। और ये बात समझ में है? तो बाद में इंदिरा गांधी जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वर्ड तो ऐड कर दिया, बट दैट डजंट मीन्स कि उस वर्ड के ऐड करने के बाद ही हम सेक्युलर हुए, नहीं, हम हमेशा से सेक्युलर थे, ठीक है। तो फीचर्स क्या है सेक्युलर स्टेट के, हम इन हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे, आप इनको एक बार पॉज करके देख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ऐसा है कि नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, आपका पर्सनल होगा। रिलीजन विल बी योर पर्सनल अफेयर, नॉट द पब्लिक अफेयर, नॉट द अफेयर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता, ठीक है, इट विल बी अ प्राइवेट मैटर, ठीक है। तो देश जो है वो बुद्धिस्ट इस्लाम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे बुद्धिस्ट श्रीलंका सिंहलीज ने मेजोरिटेरियनिज्म जो किया था, अब क्या श्रीलंका को क्या बना दिया गया था, बुद्धिस्ट नेशन, ठीक है, बुद्धिस्ट स्टेट। पाकिस्तान क्या है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। क्रिश्चियन इंग्लैंड क्या है, उनका ऑफिशियल रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इंडिया का क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो इंडिया का ऑफिशियल नाम, ठीक है, तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको जो है प्रैक्टिस प्रोफेस करने की जो है, प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपेगेट हर चीज करने की अनुमति है। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे फॉलोअर हो रिलीजन के, किसी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन और ग्रुप बेस्ड ऑन रिलीजन, दिस इज अनदर पिलर ऑफ सेक्युलरिज्म। आगे है स्टेट इंटरवेंशन फॉर इक्वालिटी, कहीं अगर कुछ गलत एक्टिविटी होती है विद इन द रिलीजन, सो द स्टेट शैल बी परमिटेड टू इंटरवीन इन इट, ठीक है। स्टेट को तब अनुमति दी जाएगी कि स्टेट उसमें इंटरवीन करे, ठीक है। आगे वाई सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट, देखो सेक्युलरिज्म जो है केवल एक आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट आइडियोलॉजी ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल और पार्टीज, इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। इंडिया का बेस है सेक्युलरिज्म, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है सेक्युलरिज्म। और ये बात समझ में, तो कम्युनलिज्म थ्रेटन्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऑफ द नेशन, नॉट जस्ट स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप। और कम्युनलिज्म से जो है वो, अगर मानो आप हिंदू हो और कम्युनल पॉलिटिक्स को अपना रहे हो अगेंस्ट मुस्लिम, तो उससे केवल मुस्लिम को थ्रेट नहीं है, पूरे देश को थ्रेट है, इस बात को समझना। उससे पूरे देश का नुकसान है, केवल जो है वो मुस्लिम का नुकसान नहीं है। मुस्लिम्स अगर जो है हिंदूज के अगेंस्ट या किसी भी अदर ग्रुप के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कम्युनलिज्म को अपना रहे हैं, तो उससे केवल जो है वो उन ग्रुप का जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं उसका केवल नुकसान नहीं है, पूरे देश का नुकसान है, ठीक है। और देश ही नहीं रहेगा तो फिर जो है वो लोग क्या ही कर लेंगे, फिर तो बहुत नुकसान है, ठीक है। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन अलोन इज नॉट इनफ, पीपल मस्ट एक्टिवली रिजेक्ट कम्युनलिज्म। मैंने बताया ना आपको, अपने प्राइवेट लाइफ में भी जो है वो कम्युनलिज्म को अवॉइड करना है, आपको कम्युनल टेंडेंसीज को भी नहीं आने देना है अपनी प्राइवेट लाइफ में, ठीक है। नॉट जस्ट स्टेट, आपका भी काम है इस चीज को फॉलो करना। तो कैसे कॉम्बैट किया जाए कम्युनलिज्म को, तो एक तो काउंटर रिलीजियस बायस इन एवरीडे इंटरेक्शंस, आप जो है रिलीजियस बायसनेस मत लाओ अपने डे टू डे बातों में, ठीक है। रिलीजन को रख के जाओ बाहर कहीं भी या घर के अंदर भी, रिलीजन को अलग रख दो। रिलीजन को जब तक पूजा पाठ कर रहे हो, जब तक भगवान का नाम ले रहे हो, तब तक केवल रिलीजन को रखो, उसके बाद अदरवाइज नहीं, ठीक है। बिलीव्स रखो अपने अंदर, आपका धर्म, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम वाले काम करो, मर्यादा में रहना सीखो, ठीक है। भगवान परशुराम जैसा बनो, ठीक है, भगवान श्री राम जैसा बनो। ये नहीं कि डे टू डे बिलीफ में अपने जो है आप रिलीजन को ला रहे हो, ठीक है। आपको जो है वो उनके प्रिंसिपल्स, उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, ठीक है। श्री कृष्ण ने जो है क्या संवाद दिए, ठीक है, उन्होंने अर्जुन के साथ उनकी बातों को सुनो, पढ़ो उनको, ठीक है, और पढ़ के उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, बट अपने एक्शंस में जो है वो रिलीजन को डोमिनेट मत होने दो। आ रही है ना बात समझ में। प्रिवेंट रिलीजियस बायस, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में जो है वो रिलीजियस मोबिलाइजेशन को मत लाओ, ठीक है। रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगने हैं, रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स जो है वो आगे नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो प्रोमोट यूनिटी एंड टॉलरेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, हर कम्युनिटी में टॉलरेंस की फीलिंग को लेकर के आना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो देखो कास्ट क्या है, व्हाट इज कास्ट। तो इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। व्हाइल कास्ट इनइक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैव लेड टू सिग्निफिकेंट चेंज ओवर टाइम। देखो कास्ट क्या है, कास्ट जो है वो कुछ पिलर्स पे बेस्ड है, ये चीज अभी मैं समझा दूंगा। एक चीज पहले देखते हैं, ठीक है। जो है जेंडर और रिलीजियस डिफरेंसेस तो अलग है, कास्ट क्या है, इंडिया के लिए एक यूनिक सिस्टम है। इंडिया में जो है वो एक यूनिक फिनोमिना है कास्ट, ठीक है। कास्ट जो है वो हर जगह नहीं है, ठीक है। तो द कास्ट सिस्टम वाज अ रिजिड हेरिडेटरी सिस्टम सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिचुअल्स रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो हमारे टेक्स्ट हैं, तो उन टेक्स्ट में कहीं पर भी कोई कास्ट सिस्टम नहीं, वर्ण सिस्टम था उस वहां पर, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम मतलब होता है कि भाई अगर एक ही फैमिली के अंदर कोई अगर एजुकेशन देने का काम कर रहा है, कोई वेदों को पढ़ने का काम कर रहा है, तो वो क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए। कोई अगर प्रोटेक्शन का काम, वॉर का काम, लड़ाई लड़ना, प्रोटेक्ट करना, तो वो हो गए क्षत्रिय। कोई अगर ट्रेड का काम, मर्चेंटाइज का काम, मर्केंटिलिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो वो हो गए वैश्य। और कोई अगर अपने माता पिता का पैर दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, घर में जो है वो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो हो गए शूद्र, ठीक है। एक बात कही जाती है कि भाई विष्णु जी के एक कहीं जो है वो लिखा हुआ है, लोग कहते हैं कि विष्णु जी के जो है वो फीट से जन्म हुआ था शूद्रों का, उनके जो है वो आम से जन्म हुआ था क्षत्रियों का, पैर से जन्म हुआ था जो है उनका वैश्य का, और जो है मुख से जन्म हुआ था ब्राह्मण का, ठीक है। आप जो है आप एक मुझे एक बात बताइए, ठीक है, कभी भी आपने विष्णु जी को स्टैंडिंग पोजीशन में देखा है? आप परसेप्शन क्यों नहीं अपना बदलते हैं? आप परसेप्शन बदलिए अपना। आपने कभी विष्णु जी को स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं देखा होगा, ठीक है। विष्णु जी को हमेशा लेटी मुद्रा में दिखाया जाता है, और लेटी मुद्रा में आप मुझे एक बात बताएं, क्या कभी फीड्स के बिना एक इंसानी शरीर चल सकता है? क्या फीड्स के बिना कभी कोई काम कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए
आप जो है उसके एसेंस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। उस समय परिस्थितियां बहुत अलग थी, आज परिस्थितियां बहुत अलग है, ठीक है। हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना है जड़ से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे स्क्रिप्चर्स ने सैंक्शन किया है सिस्टम को, नहीं। स्क्रिप्चर्स नेवर सैंक्शंस। अगर कोई ये बात बोलता है कि धर्म में लिखा हुआ है हमारे कि भाई कास्ट सिस्टम होगा, शूद्र नीच होंगे, अनटचेबिलिटी होगी, कहीं नहीं है ऐसा, कहीं नहीं है। किसी वहम में नहीं रहना है प्लीज, ठीक है, कहीं नहीं है ऐसा। और ये बात समझ में, कास्ट, ये समझ लीजिए इस देश को, अगर ये देश आप मानते हैं पीछे है, तो एक बहुत बड़ा कारण जो है वो इस देश को पीछे करने का कास्ट है, ठीक है। तो फीचर देखेंगे कास्ट सिस्टम के, ठीक है। तो फीचर देखिए इसमें क्या है। तो फीचर्स इसके ये है, एक तो होगा ऑक्यूपेशनल, अच्छा अनलाइक जेंडर, ये अच्छा पीछे वाली, तो हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जॉब्स वर पास्ड डाउन विद इन द सेम कास्ट, सर्टेन प्रोफेशंस वर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स। पहले ऐसा हुआ करता था कि एक ही फैमिली में चारों जो है वर्ण के लोग हुआ करते थे, धीरे धीरे क्या हो गया, कुछ इल एलिमेंट्स की वजह से, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की वजह से, एक पर्टिकुलर काम करने वाले लोग, उनके बाद जो है वो काम क्या बन गया, वो काम जो है वो हेरिडेटरी बन गया, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर जिनको अपर माना जाता है कुछ कामों को, उनके ऊपर डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया पर कास्ट के लोगों ने, ठीक है। इसको धीरे धीरे ऑक्यूपेशन बेस्ड से बना दिया गया बर्थ बाय बर्थ, ठीक है, इनहेरिटेंस बेस्ड, ओके। आगे सोशल सोसाइटल रेस्ट्रिक्शंस, फिर सोसाइटी ने, ब्राह्मण्स ने इनके ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, एंडोगेमी फॉलो कर दिया, ठीक है। एंडोगेमी का मतलब जो मैरिज होगी वो केवल आप ही की कास्ट में होगी, अदर कास्ट में नहीं होगी। इंटर मैरिजेस वर डिस्करेज्ड, इंटर कास्ट मैरिजेस, ठीक है। डाइनिंग रूल्स, डाइनिंग रूल्स ये प्रिवेंट करते थे कि आप रह नहीं सकते हो, केवल खाने का मतलब नहीं, डाइनिंग रूल्स मतलब कि आप जो है वो इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते हो दूसरे लोअर कास्ट के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा फीचर था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट, कुछ पर्टिकुलर कास्ट को कह दिया गया ये आउटकास्ट है, ये नीचा काम करते हैं, ठीक है, सो इलॉजिकल, ठीक है, नीचा काम करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया गया, इस चीज को बेसिकली एक नॉर्म बना दिया गया, एक रूल बना दिया गया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। तो दे फेस्ड सीवियर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल ह्यूमिलिएशन, ठीक है। आज कुछ चेंजेस आ रहे हैं आज के टाइम पर, कुछ लीडर्स रहे हैं, ठीक है, जैसे ज्योतिबा फूले, ठीक है, इवन सावित्रीबाई फूले, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नाइकर, ठीक है। इन्होंने कई ऐसे मेजर्स लिए, कई ऐसे एसोसिएशंस बनाई, कई ऐसे मूवमेंट्स किए, ठीक है, जिससे कि कुछ प्रोग्रेस आया, ठीक है। कास्ट आइडेंटिटीज थोड़ी ब्लर हो रही हैं आज के टाइम पर, इन्हीं के एफर्ट्स आज तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो कि कास्ट आइडेंटिटी को ब्लर कर रहा है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, कास्ट सिस्टम के पीछे अब कम हो गया है भागना, ठीक है। अर्बनाइजेशन आ रहा है, अर्बन एरियाज में गाजियाबाद, नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद, जगह जाके देखो फ्लैट सोसाइटीज है, अर्बन एरियाज हैं, कोई पता ही नहीं है कौन कहां से किस कम्युनिटी का किस जगह कैसे रह रहा है, कोई वही नहीं है, ठीक है। तो अब आजकल इतना मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, अर्बन एरियाज में, गाँव में तो आजकल भी बहुत है, ठीक है। हायर लिटरेसी एंड एजुकेशन, तो आजकल जो है वो लिटरेसी थोड़ी बड़ी है, ठीक है, लोगों को समझ में आया है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ी है, अब वो नहीं रहा कि आप अगर ब्राह्मण हो तो ही आप जो है एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। मैं किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करूं बट स्टिल आई एम टीचिंग यू ऑल, ठीक है। तो क्या मतलब, फिर मैं भी हो गया ब्राह्मण, तो फिर ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी है, आजकल फिर ये नहीं रहा है, ठीक है। आजकल बाई बर्थ नहीं बचा है ये सब। अर्बन एरियाज में फिर से वही बात, रूरल एरियाज में आज भी वही हाल है, ठीक है। तो डिक्लाइन इन लैंडलॉर्ड डोमिनेंस, तो लैंडलॉर्ड्स एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट थे जिनकी वजह से कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा एनफोर्स हुआ करता था, ठीक है। तो आजकल उनकी पोजीशन डाउन गई है, तो उनकी वजह से जो है आजकल कास्ट आइडेंटिटीज फिर भी काफी ब्लर हुई है, ठीक है। तो हम देखेंगे डिस्पाइट लीगल एंड सोशल रिफॉर्म, कास्ट डिस्पैरिटीज रिमेन इन, ठीक है। तो इतने सारे रिफॉर्म्स के बाद भी, इतने एक्ट आर्टिकल 17 के बाद भी कास्ट आइडेंटिटीज आज भी है, ठीक है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, तो कास्ट दैट हैड हिस्टोरिकल एक्सेस टू एजुकेशन हैव बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टुडे, जिनको उस समय पहले के समय में जो एजुकेशन मिला था, तो आज भी उनके पास एजुकेशन का डोमिनेंस है, ठीक है। और एजुकेशन जिसके पास है वही सोसाइटी में आगे है, ठीक है। तो दलित और आदिवासी जिनको हिस्टोरिकली जो है वो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं दिए गए थे, आज भी उनके पास बेनिफिट नहीं है। अपर कास्ट आज भी जो है वो काफी हद तक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करके रखते हैं, ठीक है।
तो पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर हम बात करें तो कास्ट की वजह से आज भी अगर आप गांव ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आज भी अगर आप घरों का एरिया भी अगर आप मेजर कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो दलित्स हैं, जो आदिवासी हैं, उनका लैंड साइज भी बहुत कम है, उनके पास खेती तक नहीं है, कुछ भी लैंड है भी नहीं कईयों के पास। तो ठीक है, तो ये सब भी बहुत चीजें हैं। दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा पुअर है आज भी। ठीक है, अपर कास्ट आर ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द ओवर प्रेजेंटेड अमंग द रिच। ठीक है, तो अपर कास्ट आज भी जो है वो रिच में एक सब्सटेंशियल चंक किसका है? अपर कास्ट का है। और ओबीसी जो है वो कहीं ना कहीं बीच में फॉलो करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स में कास्टिज्म का क्या रोल है? तो देखो, पॉलिटिक्स में कास्टिज्म इज द बिलीव दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट। कास्टिज्म क्या होता है कि जब आप ये बिलीव करने लगोगे कि आपको कास्ट इंटरेस्ट आगे है, बाकी देश का इंटरेस्ट जो है वो नहीं है कुछ। ठीक है, दैट इज कास्टिज्म। ठीक है, पॉलिटिक्स में इट अज्यूम्स दैट पीपल ऑफ द सेम कास्ट हैव कॉमन इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग अदर्स। इसमें ये मानते हैं लोग कि हमारी कास्ट जो है, एससी का इंटरेस्ट अलग है और अपर कास्ट का इंटरेस्ट अलग है। नहीं, अगेन यू आर रॉन्ग, जस्ट लाइक कम्युनलिज्म। ठीक है, अच्छा, हाउएवर कास्ट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। छोटा सा ही तो बात है सोसाइटी की। कास्ट कास्ट सब कुछ थोड़ी है भाई। तो अगर हम बात करें कास्ट कैसे जो है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो नंबर वन, इलेक्शन कैंडिडेट सिलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टीज कई बार क्या करती हैं कि जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर रही है ना, तो वो कास्ट के बेसिस पे करती है। ठीक है, जबकि करना किस बेसिस पे चाहिए? कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे। जो सच में कॉम्पिटेंट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बाकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं करती है ऐसा। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जब गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तो ये देखा जाता है कि कौन सी कास्ट के जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, अपर कास्ट के जो है वो कहीं रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तो आपको वो देखना है कि जो इंसान सच में केपेबल है। फिर है कि कास्ट बेस्ड अपील। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कई तो बहुत बहुत ऐसी कैंपेन्स होती हैं। ठीक है, कि भाई जिसमें कहा जाता है, ओपनली कहा जाता है कि हम आ गए पावर में तो इस कास्ट को ये दिखा देंगे। ठीक है, गलत। इलेक्शन अपील नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग मार्जिनलाइज्ड कास्ट। ठीक है, तो अब देखो, 1 पर्सन 1 वोट, जिस मूवमेंट हमारे देश ने 1 पर्सन 1 वोट चूज किया ना, उस मूवमेंट दलित्स को भी फिर ये लगने लगा कि भाई अब अपर कास्ट से तो क्या हो गया, एक ही तो वोट है, आपके पास भी हमारे पास भी एक वोट है, यूज करेंगे। उससे थोड़ा बहुत जो है अवेयरनेस आई है लोगों में। ठीक है, बट स्टिल इट्स लैकिंग बिहाइंड। ठीक है, इट empowered हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कास्ट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें, सो इलेक्शंस आर नॉट सोली डिटरमाइंड बाय कास्ट, सेवरल अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस वोटिंग बिहेवियर। कास्ट के अलावा भी कुछ और फैक्टर है, जैसे नो सिंगल कास्ट मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक्चुअली डिलिमिटेशन कमीशन ने जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया तो तब ये चीज इंश्योर की जाती है कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है केवल एक कास्ट ना हो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, ताकि उससे क्या हो, कल को ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई जहां पर केवल जो है वो, मान लो कि एसटी कम्युनिटी रहती है, तो वहां तो हमेशा जो कैंडिडेट आएगा वो एसटी आएगा। उनमें नेशनलिस्टिक फीलिंग्स के साथ साथ अपनी कास्ट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। सही नहीं है देश की यूनिटी के लिए। ठीक है, अच्छा, नो कास्ट वोट यूनानिमसली फॉर वन पार्टी। ठीक है, अब देखो, कोई भी एक पार्टी कभी जीत सकती है क्या केवल एक कास्ट के वोट से? ये भी एक बात है, साथ में नहीं जीत सकती है। ठीक है, मल्टीपल कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। देखो, ऐसा होता है कि कुछ एरियाज में ऐसा आप देखने को मिल रहा है कि कुछ केसेस में तो एक ही कास्ट के मल्टीपल कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे। तो अब ये चीज भी एक है देखो हमारे देश में। ठीक है, तो चेंजिंग पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। देखो, रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग एमपी एमएलए ऑफन लूज इलेक्शंस प्रूविंग दैट कास्ट बेस्ड सपोर्ट इज नॉट रिजिड। अब ऐसा है कि देखो, एक ही कास्ट जरूरी नहीं है हमेशा आपके कैंडिडेचर को, क्योंकि आप उनकी कास्ट से बिलोंग करते हो, सपोर्ट करेगी। नहीं, आप जिस मोमेंट कुछ गलत करोगे तो लोगों के पास में एक बहुत बड़ी पावरफुल वेपन है, दैट इज वोटिंग राइट। ठीक है, वो उसका इस्तेमाल करके आपको भी सत्ता से हटा देंगे। ठीक है, तो अभी देखो, ऐसा है कि अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू पॉलिटिकल पार्टी, समटाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कास्ट आइडेंटिटी। कई बार चाहे कोई भी कास्ट हो, ठीक है, मैंने कई बार ये बहुत लोगों को देखा है कि मायावती जी की पार्टी को अपर कास्ट के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कई बार जो लॉयल्टी होती है ना, पुरानी लॉयल्टी, वो कई बार ओवरराइड कर जाती है कास्ट आइडेंटिटीज को। ठीक है, दिस इज ऑफन कॉमन थिंग। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस वोटिंग पैटर्न। ठीक है, एंड पुअर फ्रॉम द सेम कास्ट में वोट डिफरेंटली। गरीब है वो गरीबी देखेंगे कि वो कास्ट देखेंगे, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जेंडर डिफरेंस ऑल्सो इम्पैक्ट वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, जेंडर डिफरेंस,
जो वेमेन के लिए ज्यादा करता है, लोग उनको, वेमेन उनको वोट देती है भाई। ठीक है, फिर वो उनको वोट नहीं देती हैं दूसरे कास्ट वालों को, ठीक है, अपनी कास्ट वालों को नहीं देंगी, दूसरों को दे देंगी। ठीक है, पता है कि भाई वो हमारे लिए भला करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे तो हम उन्हें देंगे वोट, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड लीडर पॉपुलैरिटी ऑफन डिटरमाइन इलेक्शन आउटकम्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, कौन सी पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, और लीडर कितने ज्यादा कैरिस्मेटिक है या फिर लीडर में कितना दम है, तो लोग कई बार उन्हें वोट देते हैं, अपनी कास्ट आइडेंटिटी को भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम ये देखेंगे टू वे रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, जैसे कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स को कास्ट तो इन्फ्लुएंस करती ही है, बट जो है कई बार ये भी हमें देखने को मिला है कि पॉलिटिक्स डज नॉट जस्ट गेट कास्ट रिडन, रेदर कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। कई बार कास्ट भी पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है, हमें ये टू वे फिनोमिना देखने को मिला है। अब हाउ गेट कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज, तो कास्ट कैसे पॉलिटिसाइज हो जाएगी भाई? तो ऐसा होता है, कास्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, प्रोसेस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट अकर्स व्हेन कास्ट आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, जब आपकी कास्ट आइडेंटिटी आपके पॉलिटिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करेगी, लाइक योर वोटिंग पैटर्न, लाइक योर जो है आपका पार्टी एफिलिएशन, पॉलिसी मेकिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। कई बार ये फिनोमिना भी देखने को मिला है कि हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो हम देखते हैं हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। सो कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड इन दीज वेज। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ कास्ट ग्रुप्स। तो क्या होता है कि कास्ट अटेम्प्ट्स टू ग्रो बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग कास्ट। क्या होता है कि कास्ट एक तो है नहीं, ठीक है, एससी में भी बहुत सारी अलग अलग सब कैटेगराइजेशन आती है। तो कई बार हमने ये देखा है कि एक कास्ट क्या करती है, दूसरे कास्ट को भी बोलेगी अरे चलो हमारे साथ ही आ जाओ। तो अपने एरिया को ब्रॉडन अप करने के लिए छोटे छोटे जो सबकास्ट होते हैं उनको भी अपने साथ मिला लेती है। आ रही है बात समझ में? दिस ब्रॉडन देयर इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो होगी ना कास्ट भी पॉलिटिसाइज। कास्ट भी पॉलिटिक्स के चक्कर में जो है खुद अपने आप को पॉलिटिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, कास्ट कोएलिशन नेगोशिएशन, अलग अलग कास्ट के लोग भी कई बार जो है वो एक कोएलिशन बना लेते हैं अपनी अपनी कास्ट आइडेंटिटी को आगे रखने के लिए। ठीक है, सब कास्ट जो है कई सारी, वो एक साथ गैदर करके जो है वो एक साथ अपनी आइडेंटिटी जो है वो एक कोएलिशन बना लेती है। ठीक है, तो ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा, इमरजेंस ऑफ न्यू कास्ट बेस्ड ग्रुप्स। तो आजकल तो कई बार जैसे एक मंडल कमंडल, ठीक है, तो ये कास्ट ही तो पॉलिटिसाइज हुई तब मंडल कमंडल में बटी। ठीक है, मंडल मींस जो बैकवर्ड क्लास, ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, और जो एसईबीसी जो था, ठीक है, हमने क्लास 9 के चैप्टर में पढ़ा था, और जो अपर कास्ट है फॉरवर्ड कास्ट, उसको कमंडल। ठीक है, तो ये मंडल कमंडल पॉलिटिक्स जो आ गया इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो भी तो जो है वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का ही एक रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है का ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स? कास्ट का पॉलिटिक्स में पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि जो मार्जिनलाइजेशन कास्ट है, दलित है, उनको भी एक वॉइस मिलती है, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाते हैं, उनको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इससे क्या होता है, ठीक है, इनको भी डिसीजन मेकिंग में जो है आवाज उठाने को मौका मिलता है। पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या हुआ है कि कई ऐसे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट क्या हो रहा है कि कास्ट के पॉलिटिक्स में आने से कई ऐसे मूवमेंट सामने आ रहे हैं इनके राइट्स के लिए, जिससे जो है इनके राइट्स सामने दिए जाते हैं फिर गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि एक्सेसिव फोकस ऑन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, बहुत हद से ज्यादा कई बार फोकस कर दिया जाता है। ठीक है, इससे टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, लड़ाई झगड़े, कई बार तो जो है वो फिजिकल फाइट भी हो जाती हैं, रॉट्स भी हो जाती हैं कई बार। ठीक है, तो इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने सभी ने अपना टाइम दिया। तो ये सब बातें हैं, आप इसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। ठीक है, ताकि मैं और हार्ड वर्क करूं और आप सभी के सामने जो है वेल प्रिपेयर्ड कॉन्साइज नोट्स, रिजिड एकदम करिकुलम के बेसिस पे जो है आपके लिए लेक्चर्स लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।